हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। सीटेड दिसंबर सन 2024 के लिए आज हम सिलेबस के मुताबिक क्लास नंबर 13 में कवायद की तदरीस के तरीक़ों को डिस्कस करेंगे और इससे मुताल्लिक कुछ अहम सवालात भी हल करेंगे। देखिए, हमें कवायद कैसे पढ़ाना चाहिए। तो सबसे पहले तो याद रखिए, हमें बच्चों को कवायद की तदरीस सियाक़ो सबाक़ के मुताबिक यानी कि अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट संदर्भानुसार देनी चाहिए। हमें अलग से ग्रामर नहीं पढ़ाना चाहिए, बल्कि संदर्भ में ही ग्रामर पढ़ाना चाहिए। बच्चा अपनी मादरी ज़बान यानी कि जो उसकी मातृभाषा है, बगैर कवायद की तालीम के ही नकल करके, अनुकरण करके इक्तिसाब कर लेता है, एक्विजिशन कर लेता है गैर शऊरी तौर से। लेकिन जब सेकेंड लैंग्वेज सीखने की बात आती है तो कवायद की ज़रूरत आम तौर से हमें सेकेंड लैंग्वेज की तदरीस में होती है, ताकि हम सेकेंड लैंग्वेज की जो स्ट्रक्चर है, उसका जो साख्त है, उसको समझ सकें। तो हमें ग्रामर प्राइमरी में या फिर मादरी ज़बान में नहीं, बल्कि सेकेंडरी ज़बान में पढ़ाना चाहिए और अकॉर्डिंग टू दी कंटेक्स्ट पढ़ाना चाहिए और तदरीसी आमोदसी अमल के हिस्से के तौर पे पढ़ाना चाहिए, अलग से नहीं पढ़ाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, कवायद की तदरीस के जो तरीके माने जाते हैं वो दो अहम तरीके हैं। पहला है इस्तिक़राई तरीका, दूसरा है इस्तिख़राजी तरीका। तो इस्तिख़राजी तरीका पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। इसको कहते हैं डिडक्टिव मेथड, निगमन विधि कहते हैं। इसमें क्या होता है, पहले ही बच्चों को फार्मूला रटवा दिया जाता है और फिर उसी फार्मूले पे प्रैक्टिस करवाई जाती है। जैसे इंग्लिश आपको पढ़ाना है बच्चों को और प्रेजेंट टेंस पढ़ाना है, तो आप बताएंगे कि सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, वर्ब का एस या ईएस फॉर्म होता है और फिर ऑब्जेक्ट होता है। ये आपने बच्चे को एक स्ट्रक्चर बता दिया। अब इसी पे आप प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ही गोज़ टू स्कूल, ही कम्स हेयर, इस तरह से आप प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो आपने पहले ही स्ट्रक्चर, पहले ही फार्मूला बता दिया और फिर उससे आप प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो ये डिडक्टिव मेथड होगा। ये कवायद की तदरीस का रिवायती तरीका, पुराना तरीका है। इसके तहत तलबा को पहले तारीफ़ें और उसूल रटवाए जाते हैं, फिर उनका इस्तेमाल कराया जाता है। बच्चे बिला फहम रटे जाते हैं, बिना समझे रटते जाते हैं और इस तरह से जब बिना समझे वो रटेंगे तो ये अमल बोरियत वाला होगा। बच्चे ग्रामर या कवायद के नाम से नफ़रत करने लगते हैं कि इसमें रटना बहुत है यार, फार्मूला बहुत याद करना पड़ता है। तो ये तरीका जो होता है वो आमतौर से अननोन टू नोन यानी कि नामालूम से मालूम की तरफ जाता है और उसूल से मिसाल की तरफ जाता है। पहले ही उसूल बताए जाते हैं, फिर मिसाल बताई जाती हैं, जो कि बच्चों की नफ्सियात के मुखालिफ है। तो इस तरह से आप कवायद पढ़ा सकते हैं, लेकिन कवायद पढ़ाने का जो इससे बेहतर तरीका है वो है इस्तिक़राई तरीका, इंडक्टिव मेथड, आगमन विधि। अब इसमें क्या होता है, ये कवायद की तदरीस का नया तरीका है। इसके तहत तलबा की मालूमात का इस्तेमाल करके कवायद की तालीम दी जाती है। ये तरीका मिसालों से उसूल की तरफ जाता है। पहले ही बच्चों को एग्ज़ाम्पल दिए जाते हैं, फिर उन्हीं एग्ज़ाम्पल्स की मदद से रूल क्रिएट कर दिए जाते हैं। जैसे बच्चों को इस्म पढ़ाना है तो पहले इस्म की हमको तारीफ़ नहीं बच्चों को बतानी है, पहले इस्म की मिसालें बतानी है कि मैं अली हूँ, हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, ये ताजमहल है, ठीक है, उसका नाम मोहम्मद है, जहाँ हम पढ़ रहे हैं इस वक्त ये स्कूल है, ये ब्लैक बोर्ड है, ये चाक है, ये डस्टर है। इस तरह से हमने नामों की मिसालें दी और फिर बताया कि देखो बच्चों, ये जो नाम हैं इन्हीं को हम इस्म कहते हैं। तो इस तरह से आपने पहले मिसालें दी और फिर इस्म बता दिया, तो इसको हम इस्तिक़राई तरीका यानी कि इंडक्टिव मेथड करेंगे। जैसे आपको बच्चों को पढ़ाना है सिफत यानी कि वर्ब पढ़ाना है, तो आप 2-4 बच्चों को खड़ा करते हैं और हर एक बच्चे की उसकी खुसूसियत पूछते हैं कि तुम्हारी खुसूसियत क्या है, तो मैं पढ़ने में बहुत तेज़ हूँ। दूसरा कहता है मैं बहुत तेज़ भागता हूँ। तो
तुम्हारा शर्ट कैसा है, मेरा शर्ट सफ़ेद है। इस तरह से हर बच्चे के बारे में, उसकी चीज़ों के बारे में खुसूसियत आपने पूछ ली, तो ये बच्चों को आपने मिसाल के तौर पे पेश करा दिया। फिर आप बता रहे हैं कि देखो बच्चों, ये जो किसी भी शख्स की किसी भी चीज़ की खुसूसियत है, इसे ही सिफत कहते हैं। तो इस मेथड को हम कहते हैं इस्तिक़राई तरीका, और ये तरीका बहुत ही ज़्यादा मुफीद है ग्रामर पढ़ाने में। ये बच्चों की नफ्सियात के ऐन मुताबिक है, और इस तरीके से जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं मिसालें दे करके, तो बच्चे क्या करते हैं, दिलचस्पी रखते हैं पढ़ने में। देखिए, तलबा को कवायद के सबक अलग से नहीं दिए जाने चाहिए, बल्कि ज़बान के सबक से मरबूत करके दिए जाना चाहिए। अलग से ग्रामर मत पढ़ाइए, लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं उसी में ग्रामर पढ़ा दीजिए। कवायद की ज़बानी मशक़ें तहरीरी मशक़ों के मुकाबले ज़्यादा कराई जाएँ। वर्बली बच्चों को ज़्यादा प्रैक्टिस करवाइए, लिखने से ज़्यादा बोलने पे ध्यान दीजिए। सानवी ज़बान के लिए, सेकेंड लैंग्वेज के लिए कवायद की तालीम तो ठीक है, मुनासिब है, लेकिन मादरी ज़बान की तालीम में ख़ास तौर से प्राइमरी लेवल पे कवायद की तालीम का बोझ डालना मुनासिब नहीं है, क्योंकि बच्चे अपनी मादरी ज़बान बिना कवायद के ही सीख जाते हैं। कवायद पढ़ाने का बुनियादी मकसद क्या है? आमोज़गारों की तरसीली सलाहियत, कम्युनिकेशन स्किल, जो संप्रेषण कौशल है उसको डेवलप करना इसका मकसद है। अब आते हैं सवालात पे। पहला सवाल है कि छठी जमात का उस्ताद है, वो तलबा से क्या कह रहा है, पानी, बारिश, नदी वगैरह जैसे मुख्तलिफ मौज़ूआत पे वो अल्फाज तलाश करें। तो ज़ख़ीरे अल्फाज की तदरीस के लिए वो कौन सी हिकमत अमली कर रहा है? देखिए, एक कंटेक्स्ट दे रहा है, पानी, बारिश, नदी, ये एक जैसे संदर्भ हैं, और इनमें वो क्या कर रहा है, इन कंटेक्स्ट में बच्चों को वर्ड सर्च करने के लिए कह रहा है। तो वो क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू दी कंटेक्स्ट बच्चों को ज़ख़ीरे अल्फाज सिखा रहा है, वोकैबुलरी सिखा रहा है। एक कंटेक्स्ट दे दिया पानी, बारिश और नदी का, अब इन्हीं बारे में बच्चे सोच के, सियाक के मुताबिक सोच के वोकैबुलरी, शब्दकोश और ज़ख़ीरे अल्फाज बढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सातवीं जमात का उस्ताद पढ़े गए मतन के कवायदी मश्क की तरफ अपने तलबा की तवज्जो मबज़ूल कर रहा है, यानी जो कुछ बच्चों ने पढ़ा उसकी ग्रामेटिकल प्रैक्टिस कराना चाह रहा है, और उसके लिए वो क्या कर रहा है, रियल लाइफ जैसी सिचुएशन में, हकीकी ज़िंदगी जैसे हालात में बहुत सी मिसालें पेश कर रहा है। उन्हें ग्रुप में इस पर बहस करने और कवायदी मश्क के उसूल मालूम करने के लिए कह रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे? तो देखिए, रियल लाइफ जैसी सिचुएशन में मिसालें पेश कर रहा है, यानी जो सिचुएशन है वो एक सियाक हो गया, और वो सियाक में ही कवायदी मश्क करा रहा है। तो वो क्या कर रहा है, सियाक में कवायद का इस्तेमाल कर रहा है, संदर्भ में व्याकरण वो पढ़ा रहा है। इब्तिदा में मुख्तलिफ मिसालों के ज़रिए उसूल समझाकर बार बार उन उसूलों को मश्क करना क्या है? पहले आप मिसाल दे रहे हैं और फिर उसूल समझा दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है पहले एग्जाम्पल फिर रूल इस्तिक़राई तरीका होगा। क्वेश्चन नंबर 4, ज़बान के उस्ताद के तौर पर कौन सा तरीका इस्लाह करने का सबसे अच्छा तरीका है? बच्चों में आप करेक्शन करना चाह रहे हैं, तो उनको सही करना चाह रहे हैं, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? आमोज़गारों की गलती फ़ौरन सही कर देनी चाहिए? जी नहीं, अगर बच्चे गलती करें तो आप उनको फ़ौरन नहीं टोकते हैं। इस्लाह का काम पूरी क्लासरूम की सरगर्मी के तौर पर किया जाना चाहिए, ताकि बच्चे गलती ना दोहराएं। तो ये बात भी गलत है, कोई बच्चा गलती कर देगा तो उसका ढिंढोरा पीटेंगे, पूरे क्लास को बताएंगे? नहीं, आमोज़गार की गलती को सुधारने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा भी नहीं है गलती कर रहा है तो उसको किसी न किसी तरह सुधारना है। कैसे सुधारना है? हम फीडबैक के ज़रिए उस गलती को सुधार कर सकते हैं। कैसे? उस्ताद एज ए टीचर हम गलती का एनालिसिस करें, उसको बिना बताए क्लासरूम में गलती पे डिस्कशन करें, उसके पैटर्न को समझें, और उसके बाद दोबारा तदरीस देकर आमोज़गार की गलतियों के बारे में बताएं, यानी कि फीडबैक के ज़रिए बच्चों की गलतियों को उनका एहसास करा दें। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। देखिए, कुछ मसरूफियात की वजह से हम लाइव क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि हम घर नहीं रह रहे हैं इस वक्त। तो लाइव क्लास नहीं ले पा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी क्लास की क्वालिटी घट गई है।
रिकॉर्डेड क्लास मैं आप लोगों को दस्तयाब करा रहा हूँ और उससे बेहतर तरीके से दस्तयाब करा रहा हूँ। लाइव क्लास में 40 मिनट में अगर हम 30 सवाल कर रहे हैं तो यहाँ पे हम 20 मिनट में 30 सवालात कर ले रहे हैं। तो क्वालिटी वही है, क्वांटिटी भी वही है, लेकिन आपका वक्त बच रहा है। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। ये क्लास में जो सवालात हैं हम अपने मन से नहीं बना रहे हैं, ये सवालात सीटेट ने बनाए हैं। हम इनको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। एज ए फैसिलिटेटर आप लोगों के दरमियान रहते हैं, सहूलतकार और सुगमकर्ता के तौर पर रहते हैं, तो आपको सवालात आसान लगते हैं। बाकी चैनल पे आपको सवालात मुश्किल इसलिए लगते हैं क्योंकि वो सही से एक्सप्लेन नहीं करते हैं। हम समझते हैं कि बीएड और बीटीसी वाले जो होते हैं वो आमतौर से हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में पढ़े होते हैं। उर्दू को वो एज ए ऑप्शनल लैंग्वेज चूज़ करते हैं, तो उर्दू उनका उतना अच्छा नहीं होता है। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम उर्दू के मुश्किल अल्फाज को हिंदी या अंग्रेज़ी में एक्सप्लेन करें, और जो उन लोगों ने बीएड या बीटीसी में पढ़ा है उससे रिलेट करते हैं तो वो लोग आसानी से हल कर लेंगे। अब आप प्राइमरी जूनियर के तो बच्चे हैं नहीं, आप ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हैं, टीचर हैं, भावी टीचर नहीं, यू आर ऑलरेडी टीचर। तो आप टीचर हैं, आपको बस इशारे चाहिए, इसका फोल्डिंग चाहिए और आप खुद ही सवालात हल कर लेंगे। तो हम वही कर रहे हैं। चलिए इस सवाल का जवाब दीजिए। क्लास में सरगर्मी को बामानी करने के लिए, एक्टिविटी को मीनिंगफुल करने के लिए, गतिविधि को अर्थपूर्ण करने के लिए एक उस्ताद को क्या करना चाहिए? छोटे छोटे टुकड़ों में एक्टिविटी को डिवाइड कर देना चाहिए, तकसीम कर देना चाहिए, बांट देना चाहिए, या फिर उस सरगर्मी के बारे में गैर वाज़े, अस्पष्ट, अनक्लियर इंस्ट्रक्शन निर्देश देना चाहिए, या फिर उन्हें सियाक व सबाक के मुताबिक। देखिए सियाक व सबाक एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि पॉजिटिव टैग वर्ड है। जहाँ कहीं भी दिखे उसे आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है किस कंटेक्स्ट में वो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। ज़्यादातर पॉजिटिव इस्तेमाल होता है। तो सरगर्मी को बामानी बनाने के लिए हमें सरगर्मी को अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप साइंस पढ़ रहे हैं और आप उसमें भाषा की एक्टिविटी कर रहे हैं, नहीं, हमें सियाक व सबाक और संदर्भ के मुताबिक एक्टिविटी करनी चाहिए, तभी वो मीनिंगफुल होगी। क्वेश्चन नंबर 6। चलिए ये सवाल मैंने समझा दिया था, इसका जवाब आप लोग देंगे। किसी सबक को पढ़ाने के लिए एक टीचर मुतअद्दिद मिसालें पेश करती है, पहले ही एग्जाम्पल दे रही है, और उसके बाद तलबा को उस मिसालों के ज़रिए हासिल शुदा जानकारी की बुनियाद पर नए उसूल वज़ा करने के लिए करी। एग्जाम्पल दे के उसी एग्जाम्पल की मदद से रूल बनाने के लिए कह रही है। तो वो कौन सा तरीका अपना रही है? कई बार बताया है, आज ही बताया है, इस्तिक़राई तरीका, इंडक्टिव मेथड, यानी कि आगमन विधि का वो तरीका अपना रही है। उस्तानी तलबा को कुछ पर्चियों पे अधूरे जुमले लिख कर देती है, जैसे दुआ डैश है, या फिर मैं एक मुसलमान लड़का हूँ। इस तरह से सेंटेंस अधूरा अधूरा दे रही है। ठीक है, तलबा को हर अधूरे जुमले को उसके सही जुमले से जोड़ने के लिए कह रही है, यानी 2 जुमले दे रही है, आधा आधा, दोनों को जोड़ने के लिए कह रही है। तो ये सरगर्मी कराने का मकसद क्या है? जुमलों की सही साख्तियात पर, जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है उस पर ध्यान केंद्रित कराना है। रमूज़ो अवकाफ यानी कि जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं, ज़ेर ज़बर पेश, कामा, कहाँ पे कामा नहीं लगेगा, उस पर तवज्जो मरकूज़ करना, या फिर तलफ़ुज़ पे, या फिर खुशखत लिखने पे। तो देखिए जब आधा सेंटेंस लिख दे रहे हैं फिर आधा बच्चे से पूछ रहे हैं, तो आप बच्चों की जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो समझने की सलाहियत चेक करना चाह रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा इंग्लिश में सवालात आते हैं PQRS फॉर्म में, PQRS फॉर्म में। उसमें क्या होता है, P में एक अधूरा सेंटेंस, Q में अधूरा सेंटेंस रहता है, R में अधूरा सेंटेंस और S में अधूरा सेंटेंस, और ये सफल होता है, इधर उधर होता है। तो बच्चों को क्या करना रहता है, उसका सही तरतीब पता करना रहता है। तो इस तरह के सवालात अगर पूछे जाते हैं तो इसका मकसद क्या होता है, जुमलों की सही साख्त क्या है इस पे तवज्जो मरकूज़ कराना इसका मकसद होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए।
आमोजिश से मुताल्लिक कौन सा बयान दुरुस्त है? चूँकि हम रेंट पे रहते हैं तो बाह्य आकर्षण आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ें भी मिल सकती है। अब हम सबको कंट्रोल तो कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, आमोजिश से मुताल्लिक कौन सा बयान दुरुस्त है? लर्निंग से रिलेटेड 4 स्टेटमेंट हैं। पहला है, तलबा सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब वो उन सरगर्मियों में शामिल होते हैं जो उनके सियाक के मुताल्लिक हो। मैंने बताया था सियाक, सबाक, कंटेक्स्ट, ये सब पॉजिटिव टैग वर्ड हैं। तो पहले ही ऑप्शन में आपको जवाब मिल गया, बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं ताकि हम समझ सकें कि वो जवाब क्यों नहीं है। तलबा सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब वो उन सरगर्मियों में शामिल होते हैं जो उनके सियाक के मुताल्लिक न हो, तो इसी का अपोजिट है। तो जब ये सही है तो ये ऑटोमेटिक गलत हो गया। तलबा बेमानी सरगर्मियों में शामिल होते हैं तो अच्छा सीखते हैं। बेमानी एक्टिविटीज़ में जब इंक्लूड होंगे बच्चे तो कैसे अच्छा सीखेंगे। मैकेनिकल एक्टिविटीज़ में शामिल होकर बच्चे अच्छे सीखते हैं, ये बात भी गलत हो गई। तो सबसे सही बात पहले वाले ऑप्शन में दी गई है, जो कि हमारा सही जवाब है। कवायद की तालीम के लिए सबसे मुफीद तरीका, बेस्ट मेथड फॉर टीचिंग ग्रामर इज इंडक्टिव मेथड, इस्तिक़राई तरीका, आगमन विधि। बच्चे जब मेयारी कवायद सीखना शुरू करते हैं तो उनमें तालीम का रुझान आम होता है। क्यों? जब आप स्टैंडर्डाइज्ड ग्रामर सीखते हैं तो बहुत ख़ास उसमें तालीम का रुझान बच्चों का नहीं होता है, आम होता है। वो बिल्कुल दुरुस्त होने के लिए ज़बान के कवायद को बहुत ही मोहतात अंदाज में सीखते हैं। वो ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आम नहवी कवायद का इतलाक़ तमाम हालात में होता है। या फिर तीसरा ऑप्शन है कि ज़बान में रवा होने के लिए वो कवायद को बरतते हैं। चौथा है कि बच्चे अपने वालिदैन से ज़बान के बुनियादी उसूल सीखते हैं। तो मेयारी कवायद जब सीखना शुरू करते हैं तो तालीम का रुझान बहुत ख़ास नहीं बल्कि आम होता है। इसलिए होता है क्योंकि बच्चे फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आम नहवी कवायद का इतलाक़ तमाम हालात में होता है। तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट होगा। टॉप डाउन अप्रोच क्या है? ऊपर से नीचे का अप्रोच। कल मैंने आपको बताया था कि पहले आप बच्चों को पोएम पढ़ा रहे हैं, फिर स्टोरीज़ पढ़ा रहे हैं, फिर सेंटेंस पढ़ा रहे हैं, फिर छोटे छोटे सेंटेंस पढ़ा रहे हैं, फिर वर्ड्स पढ़ा रहे हैं, अल्फ़ाबेट्स पढ़ा रहे हैं। तो ये ऊपर से नीचे का अप्रोच है। अब देखिए, जब आप बच्चों अपनी साबिका मालूमात का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप बहुत सारी जानकारी पहले से रख रहे हैं। उस जानकारी में आप कम कम करके आते हैं टॉपिक तक, यानी कि आप ऊपर बहुत सारी अपनी जानकारियों में उस टॉपिक को लेके आ रहे हैं जिसको आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे भी आप ऊपर से नीचे का अप्रोच कर रहे हैं। चलिए अब ऑप्शन पढ़ते हैं। आमोज़गार ज़बान के मानी के तयन के लिए अपने साबिका मालूमात पूर्व ज्ञान का प्रीवियस नॉलेज का इस्तेमाल करता है। जब तलबा को सुनने या पढ़ते हैं तो आने वाले वाक़यात के बारे में पेश कियासी करते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि इनफरादी लफ्ज़ों और मुहावरों पर गौर करके ज़बान को समझते हैं। चौथा ऑप्शन है कि वो नज़्मों या कहानी से शुरू करते हैं और फिर हुरूफ़ तर्जीह पे आते हैं। तो यहाँ पे टॉप डाउन अप्रोच, ऊपर से नीचे का जो अप्रोच है वो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है, जो कि हमारा सही जवाब होगा। अच्छा सॉरी ये नहीं है, निगेटिव पूछ रहा है। तो इनफरादी लफ्ज़ों और मुहावरों पे जब हम ध्यान देते हैं तो ये हम नीचे से ऊपर सिंगल वर्ड्स पे ध्यान दे रहे हैं, सिंगल सेंटेंस पे ध्यान दे रहे हैं, तो हम ये नीचे से ऊपर जा रहे हैं। हमसे निगेटिव पूछा है ना, ध्यान दीजिएगा। टॉप डाउन अप्रोच के उसूल पर मबनी नहीं है। तो जब हम साबिका मालूमात को इस्तेमाल करते हैं तो हम टॉप डाउन अप्रोच पे कहते हैं। कुछ सुनते हुए या पढ़ते हुए हैं तो आने वाले वाक़यात के बारे में जब हम अनुमान लगाते हैं तो भी टॉप डाउन अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं। नज़्म या कहानी शुरू करते हैं और फिर हुरूफ़ तर्जीह पे आते हैं, तो ये भी टॉप डाउन अप्रोच है। लेकिन इनफरादी लफ्ज़ों पे, सिंगल वर्ड्स पे और सिंगल जो इडियम्स हैं उन पे ध्यान देते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? हम टॉप डाउन अप्रोच नहीं बल्कि डाउन अप अप्रोच फॉलो कर रहे हैं। हमसे निगेटिव पूछा है, समझिएगा ध्यान से, नहीं पूछा है तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। करेक्ट एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है
आप लोग चाहें तो नोट्स में खुद ही पढ़ सकते हैं। हर ज़बान के अपने कवायद होते हैं और ये कवायद क्या होते हैं? रस्मुल ख़त के ताबे होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इब्तिदाई आवाज़ों और उनके मिलाप के बजाय आसान और सादा जुमलों से ज़बान की तदरीस का आगाज़ किया जाता है। इसका मतलब क्या है? हम इजी सेंटेंस से लैंग्वेज की क्लास का आगाज़ क्यों करते हैं? क्योंकि तरसील जुमलों पे मबनी होती है। यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। कवायद सिखाने से ज़बान में कैसी मदद मिलती है? बैकग्राउंड में नॉइज़ आती है तो हमारा ध्यान भी क्या हो जाता है? भटक जाता है। कोई बात नहीं, आप बाय आकर्षण को और फालतू चीज़ों को इग्नोर करते हुए ध्यान दीजिए क्लास पे। कवायद सिखाने से ज़बान में कैसी मदद मिलती है? तो जब हम कवायद सीखते हैं तो हम गलतियां नहीं करते हैं, इस्लाह हमें मिलती है, गलतियों की इस्लाह मिलती है। अच्छा देखो, पढ़ने का नीचे से ऊपर का जो अप्रोच है वो क्या है? यानी सबसे छोटा जो है उसको पहले देखिए, उसके बाद सबसे बड़ा, सबसे छोटा पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे सबसे बड़ा। देखिए अगर आप इसमें देखेंगे तो आवाज़ होती है सबसे छोटी, फिर आवाज़ के बाद आपका क्या होता है? हर्फ बनता है और फिर हम हर्फ का हिज्जे करते हैं और फिर हिज्जे करके लफ्ज़ बनाते हैं और फिर सेंटेंस बनाते हैं। तो ये चूँकि क्वेश्चन में ये जो ABCD यहाँ पे होना चाहिए था, MN आ गया है, तो ABCD और E इस तरह से आप देखेंगे तो आपका यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। सबसे पहले क्या होगा? आवाज़ होगी, फिर आवाज़ के बाद आप हर्फ अदा करेंगे और हर्फ का आप हिज्जे करेंगे, ठीक है? हिज्जे करके आप लफ्ज़ अदा करेंगे, फिर जुमले बनाएंगे, फिर जुमलों से कहानियाँ बनाएंगे, कहानियों से आप नज़में बनाएंगे, कहानियों से निकाल के नज़में बनाएंगे। इस तरह से आप करेंगे तो आप क्या करेंगे? नीचे से ऊपर का अंदाज़ अपना रहे हैं। ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। चलो ये सवाल देखो। सबक के इख्तिताम पर उस्ताद तलबा से मुकर्रर मतन से मुख्तलिफ इस्मों, जैसे इसम की जो किस्में हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, इस तरह के जो नाउन हैं उनको छांटने के लिए कह रहा है, अलग करने के लिए कह रहा है, अपने कॉपी में लिखने के लिए कह रहा है। तो ये किसकी मिसाल है? तो जब बच्चे कंटेक्स्ट समझेंगे तभी ना वो इसमें मार्फ और इसमें नकरा को पहचान पाएंगे। तो ये सियाक में कवायद है। ऑप्शन सी करेक्ट है। कवायद पढ़ाने का मौसर तरीका क्या है? ग्रामर पढ़ाने का जो बेस्ट मेथड है वो क्या है? तो कवायद के उसूलों की दरियाफ्त में जो मुआविन सियाक हैं उनमें हमें ग्रामर पढ़ाना चाहिए। ये सवाल हमने जल्द ही कराया था प्रैक्टिस सेट में। तदरीस के किस तरीके में पहले कवायद के उसूलों पे तवज्जो दी जा रही है? ध्यान दीजिए, पहले ही रूल बताया जा रहा है और फिर उसी पे बहुत सी मिसालें पेश की जा रही हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? इस्तिखराजी तरीका कहेंगे। उस्ताद किसी रेडियो की मदद से नहवी साख्तों और कवायद के उसूलों का तारुफ कराता है। पहले ही रेडियो में सुना देता है फार्मूला, उसूल, नहवी साख्तों को, और फिर लिखते या बोलते वक्त कम्युनिकेशन के लिए उनका इस्तेमाल कर रहा है। यानी टीचर क्या कर रहा है? पहले ही बच्चों को फार्मूला बता दिया, फिर उनका इस्तेमाल करवा रहा है, एग्जाम्पल करवा रहा है। तो ये तरीका कौन सा है? ये आपका इस्तिखराजी तरीका है, डिडक्टिव मेथड है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कवायद को पढ़ाना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए? अलग थलग, उसूल रटकर, अमली मशकों के ज़रिए? नहीं, सियाक व सबाक में हमें कवायद को पढ़ाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 आपको बताना है। ये सवाल हमने आपको ऊपर वन लाइनर के तौर पे समझा दिया था। इसका जवाब आप लोग कमेंट में बताएंगे। कवायद पढ़ाने का बुनियादी मकसद क्या है? आमोज़गर की तरसीली सलाहियत में इजाफ़ा करना, आमोज़गारों को इल्म को महफूज रखने की सलाहियत में बेहतरी करना, आमोज़गर की तफ़हीम की सलाहियत का, अंडरस्टैंडिंग की एबिलिटी का अंदाज़ा करना, या फिर तलफ़्फ़ुज़ को बेहतर और दुरुस्त करना। कवायद पढ़ाने का बुनियादी मकसद क्या है? तो आमोज़गारों की तरसीली सलाहियत, कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाना इसका मकसद है। और भी बहुत सारे सवालात हैं जिनको हम अगली क्लास में हल करेंगे।
आप हमारी इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हैदरी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए।